नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी में झारखंड सरकार। सदर विधायक के आग्रह पर आला अधिकारियों की टीम पहुंची गिरिडीह। स्पंज प्लांट और आसपास के इलाकों का किया दौरा। कहा जनजीवन के स्वास्थ्य की कीमत पर फैक्ट्रियों का परिचालन किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। देवरी में ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान एक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। शहरी क्षेत्र में एक साथ कई स्थानों पर चला वाहन जांच अभियान। कई वाहन जब्त, कईयों का ऑन द स्पॉट काटा गया चालान। और आम बजट पर पक्ष विपक्ष के साथ आम लोगों ने दी प्रतिक्रिया। कुछ को मिली सौगात तो कुछ की झोली खाली। अब खबरें विस्तार से। औद्योगिक इलाके में फैल रहे प्रदूषण को लेकर गिरिडीह विधायक काफी चिंतित हैं। विधायक के आग्रह पर आला अधिकारियों की टीम गिरिडीह पहुंची और सभी स्पंज प्लांट और आसपास के इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालकों को सभी नियम के कॉम्प्लायंस के लिए कड़ी हिदायत दी। फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण की जांच को लेकर सोमवार को औद्योगिक इलाके में राज्य स्तरीय टीम ने दस्तक दी। टीम में राज्य उद्योग विभाग रांची के निदेशक, प्रदूषण विभाग हजारीबाग के रीजनल अफसर, डीएफओ, एडिशनल कलेक्टर तथा संबंधित विभाग के अधिकारी के अलावे स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद थे। इस दौरान टीम सदस्यों ने सभी स्पंज प्लांट और आसपास के इलाकों का दौरा किया तथा प्लांट में चलने वाले सभी तरह के प्रदूषण से संबंधित मशीनों का मुआयना किया। बताया गया कि जांच की एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को भेजकर प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक गाइडलाइन तथा सभी नियम के कंप्लायंस के लिए कड़े कानूनी कार्रवाई करने पर बल दिया जाएगा। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने जांच कमेटी को बताया कि आए दिन इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। फैक्ट्रियों के मालिक इसकी चिंता व रोक से अनजान बने हुए हैं। सीएसआर के नाम पर औद्योगिक घराने अपनी ब्रांडिंग चमकाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जन जीवन के स्वास्थ्य की कीमत पर फैक्ट्रियों का परिचालन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक द्वारा ये एक शिकायत पत्र दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उसी का संज्ञान लेते हुए वन पर्यावरण विभाग ने एक कमेटी गठित करी है। इस कमेटी में अलग अलग सभी डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी हैं, सिविल सर्जन भी हैं, एडिशनल कलेक्टर भी हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री भी हैं
DFO भी हैं। तो अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के साथ में एक कमेटी बनाकर उन्होंने हमें ये मैंडेट दिया है कि गिरिडीह में जो माननीय विधायक महोदय की शिकायत है, उस शिकायत के बेसिस पे सभी फैक्ट्रीज़ का इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन करने के बाद चेक करें कि यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कितना है और इस पॉल्यूशन से आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कितना प्रदूषण से कितने लोगों को स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह की बाकी यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं। तो उसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम पूरी टीम के साथ में आए हुए हैं और माननीय विधायक महोदय हमारे साथ में अवेलेबल हैं। वो हमें पूरा सारा बता भी रहे हैं कि किस किस फैक्ट्री में जो है किस किस लेवल का प्रदूषण है और कहाँ कहाँ पे हमारे साथ में जो पॉल्यूशन कंट्रोल की टीम आई है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपनी जांच कर रही है। DFO साहब भी हैं यहाँ पे, सिविल सर्जन साहब भी हैं, वो अपने अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे और ये रिपोर्ट हम यहाँ से विजिट करने के बाद वन पर्यावरण विभाग को, झारखंड सरकार को समर्पित कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गिरिडीह में औद्योगिक प्रदूषण का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं अब सामान्य जीवन के लिए घातक साबित होता जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये एक पहला प्रयास ज़रूर है, लेकिन ये अंतिम प्रयास नहीं। हम तब तक लगे रहेंगे जब तक कि प्रदूषण मानकों का अनुपालन यहाँ के औद्योगिक घराने, औद्योगिक इकाइयाँ सुनिश्चित नहीं कर लेती हैं, तब तक हम लगे रहेंगे और अंततः हम इस बात के लिए उन्हें बाध्य करेंगे कि प्रदूषण मानकों का अनुपालन करते हुए फैक्ट्री का परिचालन करें। हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जनजीवन के स्वास्थ्य की कीमत पर फैक्ट्रियों का परिचालन बर्दाश्त नहीं किया। चतरो देवघर मुख्य मार्ग स्थित चतरो साप्ताहिक हाट के पास सोमवार को सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। बताया जाता है कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में दोनों बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लेकर जाया गया, जहां एक शख्स की मौत हो गई। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार के पास जमुआ देवघर मेन रोड पर सोमवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक जख्मी हो गया। दोनों ही एक रिश्तेदार से मिलकर अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना ट्रक द्वारा बाइक को सामने से टक्कर मारने की वजह से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला, पर रास्ते में पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया, पर ड्राइवर भागने में सफल रहा। मृतक की पहचान जमुई बिहार निवासी बालेश्वर सिंह के रूप में की गई। बाइक किशोर कुमार चला रहा था। दोनों ही रिश्तेदार थे। किशोर ने हेलमेट पहन रखा था, पर बालेश्वर ने नहीं। दोनों ही देवरी से जमुई जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक जमुआ देवघर मुख्य रोड स्थित चतरा बाजार के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बालेश्वर सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी और किशोर भी जख्मी हो गया। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को देवरी सामुदायिक केंद्र ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने बालेश्वर सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि किशोर को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। और उसके कारण जो है हमारे जो है ये जो मृत्यु हुआ है, इसी का चलते इसका मृत्यु हुआ। किसी तरह का व्यवस्था नहीं था इसका बच्चा को। क्या मांग है इसमें, क्या व्यवस्था यहाँ का सरकार? मांग यही है कि ऐसा भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घटना नहीं घटे। डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, समय पर आवे। जो उपचार यहाँ का जो अवेलेबल है, ऐसा घटना नहीं हो सकता है। करे इलाज, ऐसा घटना नहीं हो सकता है। कार्रवाई किया जाए। ऐसा डॉक्टर घटना घटी, एक्सीडेंट वगैरह जो भी हुआ है, हम लोग आधा घंटे के अंदर यहाँ यानी 9 बजते पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद वेट करते रहे। डॉक्टर बोला, जब हम लोग यहाँ बोले कि डॉक्टर साहब कांतवाल जिनका ड्यूटी है वो अभी नहीं आए। कंपाउंडर, नर्स जो भी यहाँ था वो अपना जान से बेचारा किया। उसके बाद वो भी साइड लग गया कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें डॉक्टर साहब नहीं तो हम लोग क्या करें। इसलिए मौत हुई है सिर्फ डॉक्टर साहब की लापरवाही से। अलाव काटने के दौरान 28 वर्षीय विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है।
जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बिरनी प्रखंड के बाराडी गांव निवासी राजेश तूरी की 28 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी अलाव तपने के क्रम में झुलस गई। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में गुड़िया देवी को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गुड़िया की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। चलिए सब गुड़िया देवी वो सुबह धंधा ताप रहा था, बच्चा से खुद जल गई। धंधा ताप रहे थे, 8 घंटा ताप रहे थे सुबह 6 बजे। अच्छा, वही साड़ी में पकड़ा तो बच्चा में पूरा फट गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वैश्विक महामारी के बाद मोदी सरकार के दूसरे बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के साथ साथ आम लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अलग अलग वर्ग के लोगों को इस बजट से ढेरों उम्मीदें थी। ऐसे में कुछ लोगों को ये बजट अपने पक्ष में लगा तो वहीं कुछ लोग काफी निराश दिखे। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आम लोगों का दर्द झलक रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार बजट में कुछ नया नहीं है और सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं इनकम टैक्स के स्लैब में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। समाज सेवी सह गुरुकुल कोचिंग सेंटर के निर्देशक संजीव सिन्हा ने कहा कि वैश्विक महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जिसके कारण लोगों के हाथ से नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गए। सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट में रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया है। बजट हमारे ख्याल से इस सदी का पहला बजट था, लेकिन मुझे लगता है कि देशवासियों को अब निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि कोरोना के बाद जहां पे सबसे बड़ा चुनौती है रोजगार का, रोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया। आत्मनिर्भर भारत तभी हो पाएगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था जो क्षेत्र पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं। सरकार ने फिर से पिछले अपने वादों के या जुमलों के जैसा फिर से एक ही तरह का ढिंढोरा पीटना शुरू किया है। आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है कि मोदी जी आप पिछले बार भी कोरोना के समय 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था आपने, वो तो फेल हो चुका है। मुझे लगता है कि ये भी बजट पूर्ण रूप से विफल रहेगा। आज जो 2022 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने जो पेश किया, उतना तो बढ़िया नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे उसमें अच्छी बात लगी जो अगली जनगणना आपको जो बोला गया डिजिटल होगी। अगर डिजिटल हो जाती है तो आगे बार एक हो जाए जो हमारे बच्चे लोग जो बाहर पढ़ते हैं और बाहर में रहने के कारण कोई अगर वोट में भी उसको लागू किया गया है, अगर डिजिटल के करने से तो कहीं वोट भी होगा तो हमारे बच्चे जो बाहर में रहेंगे वो वोट भी दे पाएंगे। और मिला जुला ठीक ही है। मोबाइल वगैरह तो ठीक ही महंगा हो गया है, अच्छा है मोबाइल। भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि आज का बजट एक संतुलित बजट है। यह बजट किसानों और खासकर महिलाओं के लिए कई सौगात दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद पेश किया गया यह बजट आर्थिक जगत के लिए यह एक वैक्सीन का काम करेगा। आज का बजट, आज के परिवेश, ये कोरोना काल के बाद आया हुआ बजट जो है बहुत ही संतुलित और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बजट है। ये बजट आर्थिक जगत के लिए एक वैक्सीन का काम करेगा, मेरी यह जो मानना है। और ये किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए एक मानक बजट पेश होगा और भारत के इतिहास में ये बजट सबसे अच्छा बजट कहलाएगा। मुझे इसकी आशा और पूरी उम्मीद है। 2021-22 के बजट में जो संतुलित और संतुलन बनाकर जो पेश किया गया, मैं माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत और कोटि धन्यवाद देता हूँ। नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि 2021 का आम बजट बहुत ही संतुलित है। इस बजट में किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। किसानों का आय कैसे दुगना हो, इसकी चिंता सरकार ने की है। सरकार का ध्यान आधारभूत संरचना पर है।
2021-22 का बजट बहुत ही संतुलित बजट है और इसमें इस बार के बजट में विशेष करके किसानों को बहुत ही राहत देने वाला बजट है। किसानों का आय कैसे दुगुना हो इसकी चिंता सरकार ने की है और किसानों को आय दुगुनी करने के लिए जो भी जितने भी संसाधन चाहिए, जो भी सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाओं को रखकर और सरकार ने बजट बनाया है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने विशेष और ध्यान दिया है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो स्वाभाविक रूप से इसमें रोजगार भी काफ़ी मात्रा में सृजन होंगे। 8,500 किलोमीटर सड़क बनाने का सरकार ने प्रावधान किया है। यह जब सड़क बनेगा तो स्वाभाविक रूप से विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी। इस तरह से यह बजट जो है काफ़ी संतुलित है और इससे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और हमारा जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत, वो इससे पूरा होगा। धन्यवाद। भाजपा के जिला मंत्री रागिनी लहेरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह पूरी तरह संतुलित है। इसमें नौजवान, छात्र और किसान पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह बजट पूर्ण रूप से संतुलित बजट है। इसमें नौजवान, छात्रों और किसान भाइयों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। कोरोना जैसे वैश्विक संकट गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने संसद में पेश किए गए आम बजट को लोक हितकारी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट से मजदूर, गरीब, किसान, युवा, महिला सभी को काफी लाभ होगा। इससे हर वर्ग में समृद्धि आएगी। यह भारत को बुलंदियों पर ले जाने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया, जिसे सत्ता पक्ष के लोगों ने काफी सराहनीय और संतुलित बताया है। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने कहा कि बजट में सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। इससे हर वर्ग के लोगों में समृद्धि आएगी और देश का विकास तीव्र गति से होगा। सत्ता पक्ष की नजर में यह नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। यह गांव, गरीब और किसानों का बजट है। बजट में सभी वर्गों के हित का ख्याल रखा गया है। बजट का मुख्य फोकस देश में आधारभूत संरचना का विकास है। जिस तरह का बजट आज संसद में आया है, उससे कहा जा सकता है कि जल्द ही भारत अर्थव्यवस्था में लंबी छलांग लगाएगा। भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर में सबसे ज्यादा जोर अगर हुआ है तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जोर हुआ है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस विषय को लेकर के बजट में काफी कुछ ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए तो पिटारा खोल दिया गया है। छात्र नौजवानों के लिए बहुत ही हम समझते हैं कि सुनहरा दिन आने का एक प्रयास किया गया, उनके लिए सुनहरा दिन लाने का। ये बजट कुल मिलाकर के लोक लुभावन और आम जनता के प्रति सोच रखते हुए ये बजट बनाया गया है। अभी आप देखें सेंसेक्स कितना लंबा छलांग लगाया है और आगे भी हमको लगता है कि इस बजट के ऊपर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा और हमारी आत्मनिर्भरता विदेशों पे कम होगी। हम अपने देश पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके दूरदृष्टि के कारण इतने लोक लुभावन इतना अच्छा बजट पेश किया गया। गिरिडीह में यातायात नियमों का
मखौल उड़ाने वाले वाहन चालकों पर पैनी नजर रखने के उद्देश्य से विशेष वाहन जांच की शुरुआत की गई है। वाहन जांच यातायात नियम तोड़ने वाले को ऑन द स्पॉट चालान काटने का आदेश दिया गया है। सोमवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के कई स्थानों पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। बेलगाम हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। पचम्बा में चल रहे जांच अभियान की अगुवाई जिला परिवहन पदाधिकारी स्वयं कर रहे थे, जबकि नगर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी RN चौधरी और यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उराव कर रहे थे। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर की अगुवाई में संचालित किया गया। बताया जाता है कि सभी जगहों पर वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल की जानकारी देते हुए कहा कि वाहन का कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में होना अनिवार्य बताया गया। हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाना है। ट्रिपल लोड, शराब का सेवन कर ड्राइव करना, नाबालिग द्वारा ड्राइव करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना प्रतिबंधित है। ट्रैफिक नियमों के तहत ही वाहन चलाने से सुरक्षित रह सकते हैं व आकस्मिक सड़क दुर्घटना में निश्चित रूप से कमी आती है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि नाबालिग शराब का सेवन कर बिना हेलमेट का निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में चलाने वाले ही सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। सभी वाहन चालक ट्रैफिक रूल का अनुपालन कर ही वाहन चलाएं। जांच अभियान में कई सशस्त्र बल मौजूद थे। वहीं सोमवार को गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई। इस क्रम में कई बाइक की जांच की गई। बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों को फटकार लगाई गई एवं चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अधिकांश युवा वर्ग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए काफी तेजी से बाइक चलाते हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर वाहन जांच अभियान शुरू किया गया है। वैसे भी पूरे राज्य में वाहन जांच अभियान जारी है। यह अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए ही चलाया जा रहा है ताकि वाहन दुर्घटना ना हो और लोग सुरक्षित तरीके से छुट्टियां मना सके। बताया कि यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं और सुरक्षित रहें। मौके पर तमाम चौक चौराहों पर IRB के जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। जैसा कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि इस माह हम लोग 18 तारीख तक फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह बना रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष तक ऐसा होता था कि एक सप्ताह का ये सुरक्षा अवधि रहता था, तो इस बार से नया गाइडलाइन आया जिसमें एक माह तक ये सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। तो इस बीच में हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और दूसरा बात दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये पचम्बा थाना अंतर्गत हम लोग गाड़ी विशेष करके मोटरसाइकिल पर विशेष हम लोग का रहता है, क्योंकि जो भी दुर्घटना दोपहिए वाहन से हो रहा है उसमें 85% केस ऐसा रहता है जिसमें हेलमेट नहीं पहनने के कारण वो दुर्घटना होता है। तो जब भी हम लोग निकलते हैं तो विशेषकर फोकस करते हैं दोपहिया वाहन कम से कम हेलमेट जरूर पहने और इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। पहले के मुकाबले लोग यातायात पालन कर रहे हैं। ये ऐसा प्रक्रिया है कि नियंत्रण करने का प्रक्रिया है।
ये हैबिट बनाना होगा लोगों को, बीच बीच में जागरूक करते रहना होगा। इसका ग्राफ अप एंड डाउन होते रहता है। वो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, सारे चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, और बीच बीच में सारे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ लोगों का सवाल है कि ट्रायल नहीं आ रही है, तो इसके लिए लास्ट 1 साल से जो बैकलॉग है उसका इम्पैक्ट तो धीरे धीरे पड़ेगा ही पड़ेगा। लास्ट 1 साल में कोई काम हो नहीं पाया। ड्राइविंग लाइसेंस आपको नवंबर माह तक ही रुका हुआ था, तो वो अचानक सारी चीज़ें स्मूथ नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे उसमें स्पीड हम लोग बढ़ा रहे हैं, और हम लोग जल्द से जल्द उस चीज़ को भी हम लोग ठीक कर देंगे। अवैध लकड़ी के खिलाफ गांवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कीमती लकड़ी लदा ट्रैक्टर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। गांवा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में रविवार की देर रात गांवा पुलिस ने अवैध लकड़ी लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया। इसके साथ ही उसके चालक व एक अन्य सहयोगी को भी मौके पर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए सोमवार की सुबह न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बाबत गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने बताया, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर द्वारा अवैध लकड़ी का बोटा ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उनके निर्देश पर गश्ती दलों ने उक्त वाहन का जांच किया। जांच के दौरान कोई कागजात नहीं दिखाए जाने पर अवैध लकड़ी लदा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। वह उसके चालक व एक अन्य सहयोगी को भी बाइक के साथ गिरफ्तार करते हुए सोमवार की सुबह न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में ककमारी निवासी साधु प्रसाद वर्मा व कोनी निवासी विपिन कुमार शामिल हैं। कल रात गुप्त सूचना के आधार पर जंगल की लकड़ी लेकर के जाने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। ये महेशपुर गांव के पास ट्रैक्टर में लदा ये चिरेता की लकड़ी थी। तो उससे जब पकड़ के पूछताछ की गई, लकड़ी के संबंध में कागजात की मांग की गई, तो उनके द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस आधार पर उनको थाना लाया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। डुमरी प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सेवानिवृत्त हुए 4 पंचायत सेवक और एक जेई को माला, बैग सहित शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। डुमरी प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 4 पंचायत सेवकों और एक जेई को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा ने सभी रिटायर हुए कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि प्रखंड मुख्यालय में इनका योगदान काफी अच्छा रहा और अपने पद पर इन्होंने बिना किसी दाग लगे कार्य का निर्वहन किया, जिसको देखते हुए आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रिटायर हुए सहदेव पासवान, सहदेव यादव, अवधेश यादव, सदानंद प्रसाद पंचायत सेवकों एवं जय राजेंद्र प्रसाद को बीडीओ एवं प्रमुख यशोदा देवी ने माला, बैग सहित शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ सहकर्मियों ने उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से कामना की है। वहीं विदाई समारोह में लोगों ने भावुकता के साथ उन्हें अपनी जिम्मेवारी से विदा किया। 4 से 5 स्टाफ करते हैं कि आगे आप लोग अपना भविष्य को बिटू जी अब पीछे मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। विदाई समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड में जो 3 हमारे कर्मी जो है सेवानिवृत्ति हो गए हैं। राजेंद्र बाबू प्रसाद, सहदेव पासवान, श्री सहदेव यादव और अवधेश बाबू, और साथ ही हम लोग उनका भी हम लोग आज विदाई समारोह कर रहे हैं। जो सदानंद प्रसाद जो जेएसएस हैं, वो कुछ महीना पहले से सेवानिवृत्ति हो, उनके बाद हम लोग
विदाई समारोह रखे हुए हैं और ये सभी हमारे प्रखंड में एक इनका लाइफ में एक अच्छा अपने कार्यकाल में अच्छा सेवा किए हैं और ये तो नियम है कि जो योगदान देते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। इनका कार्यकाल एकदम बिल्कुल ही स्वच्छ रहा है। हम इनके भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और भविष्य बाकी जीवन के लिए हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सारे प्रखंड परिवार की तरफ से हम कामना करते हैं। ई कल्याण स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति वेबसाइट खुलवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ई कल्याण स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति वेबसाइट को पुनः खुलवाने की मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज इकाई ने गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्राचार्य ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग को जायज मानते हुए इसे जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कॉलेज में काफी संख्या में छात्र छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बना रहता है। वो सरकार के ई कल्याण स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त करने की लालसा से सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, पर कम अवधि रहने के कारण ई कल्याण स्कॉलरशिप पाने से वंचित हो जा रहे हैं। इस बार सेशन पीछे हो जाने से कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है, जो कि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा जटिल समस्या है। मौके पर ई कल्याण स्कॉलरशिप ज्ञापन सौंपने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज उपाध्यक्ष शशिकांत वर्मा, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, मिराज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। डुमरी के केवी हाई स्कूल मैदान में चल रहे 3 दिवसीय नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में माउथ क्लब डुमरी ने सिरैया क्लब बगोदर को हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। मौके पर पूर्व विधायक अमित महतो उपस्थित थे। डुमरी केवी हाई स्कूल के मैदान में चल रहे नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का रविवार को शानदार तरीके से समापन हुआ। मैच में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें फाइनल मैच सिरैया क्लब बगोदर और माउथ क्लब डुमरी के बीच खेला गया, जिसमें माउथ क्लब डुमरी ने सिरैया क्लब बगोदर को हराते हुए खिताब को अपने नाम किया। इस दौरान पूर्व विधायक अमित महतो ने विजेता टीम को 25,000 नगद इनाम सहित जीती हुई ट्रॉफी खिलाड़ियों को देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि झारखंड सरकार सीधे तौर पर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र देने का जो वादा किया था, उस पर काम कर रही है। जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेंगे, उन्हें झारखंड सरकार सीधे सरकारी नौकरियों में नियुक्ति करेगी। इस काम के साथ सरकार अपना हर एक कदम आगे बढ़ा रही है। मैं छोड़ना चाहता हूँ। विजेता टीम को पुरस्कृत करते हुए अमित भैया साथ रहेंगे। टाइगर जगन्नाथ महतो की कमी निश्चित रूप में हम सबों के खल रही है। ये आपके विधानसभा को नहीं, उस विधानसभा में जो सर्वमान्य है, जहां से नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। साथ टाइगर जगन्नाथ महतो की आज कमी खली। हम भी चाहते हैं कि वो जल्द से स्वस्थ होकर हम सबों के बीच आए, ताकि जो यहाँ के सपने हैं उन सपनों को साकार किया जा सके और वर्तमान परिस्थिति और बेहतर बने। इसके लिए हमारी शुभकामना है, हमारी दुआ है। ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ महतो जी जल्द हम सबों के बीच उपस्थित हों। अमित बाबू, जो भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी साथियों को उनका उचित सम्मान मिले और उनकी जो मंजिल है वो मंजिल मिले। उन्हें उनकी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा निखरे और आने वाले दिनों में उन्हें एक बेहतर माहौल के साथ
बेहतर जिंदगी जीने का हक मिले। आपको पता होगा सर कि जिस तरीके से सीधी नियुक्ति की बात बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा कही गई थी, चुनाव पूर्व घोषणा था, उन सारी विषयों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर थे उन्हें सीधी नियुक्ति हम कर रहे हैं और उन्हें नौकरी मिल रही है। तो आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि यहाँ के जो प्लेयर हैं वो प्लेयर को उनका उचित स्थान मिले। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।